हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा किस तरीका का निर्णय लिया गया है जिसमें भारत का सीधा 189 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट है वो कम हो जाने वाला है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसे तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। और ये ऐसा मत समझ लेना कि कोई एक अचानक से कार्य हुआ है, नहीं, ये अचानक से नहीं हुआ, बल्कि 2020 के बाद से ये कार्य लगातार सरकार कर रही थी। आप जानते होंगे, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो इसीलिए चलाए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सेल्फ रिलायंस हो सके। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कार्य किया कि 5 से 6 साल का एक विंडो लेकर के हम अपना 60% 70% जो इंपोर्ट है वो अपने भारत में ही कर सकें। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप इसे देखेंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा कार्य किया गया है, इसे देखिए पहले, शायद इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखना इसे। देखिए, भारत सरकार ने देश की आयात निर्भरता को कम करने और घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक मास्टर प्लान यानी कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ब्लूप्रिंट, इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, यानी कि हमें अब जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे उसे अपने घर के अंदर ही यानी कि अपने भारत के अंदर ही हम बनाएंगे। अब देखिए, उसकी कमान पूर्व आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास के हाथों में है, यानी कि एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष बनाया गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर शशिकांत दास को। और ये इसी मंथ के अंदर है, जुलाई मंथ के अंदर शशिकांत दास इस टास्क फोर्स की भूमिका में है। ये पीएमओ में अहम जिम्मेदारी यानी कि पूर्व आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत हैं। सरकार में उसकी इसी ऊंचे पद और वित्तीय विशेषज्ञता के कारण उन्हें इसी हाई लेवल टास्क फोर्स का प्रमुख बनाया गया है। अब देखिए, ये तो सब उनके विषय में है कि इसके प्रमुख कौन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ऐसा क्या क्या करने वाले हैं इसको भी हम ध्यान रखेंगे। एक बार इसे भी देखेंगे तो आपको ज्यादा और भी समझ में आएगा। इसे देखिए, भारत सरकार ने जुलाई 2026 में केंद्र और राज्यों की एक संयुक्त रणनीति के तहत 189 है या कहिए कि ऐसी वस्तुओं की सूची जारी की है जिस पर भारत लगभग 60-70% बाहर से इंपोर्ट करने पर पैसा खर्च करता है, जिससे हमारा बीओपी जो है वो बिगड़ जाता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें समस्या होती है और साथ ही साथ में जो रुपए की वैल्यू है वो अनस्टेबल होती है। देखिए, ये लगभग कितना है, 189 बिलियन डॉलर के 189 बिलियन डॉलर का जो आयात है वो हम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग से बदलने का एक महाप्लान तैयार किया है। यह कदम मई 2020 में शुरू किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के तहत। रणनीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है। सरकार ने 1272 यानी कि टोटल कितनी वस्तुएं हैं, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 1272 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पहचान की है, जिस पर सालाना अगर हमने ये सब अपने भारत के अंदर ही अगर मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, इनका हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो लगभग 50%, सोचिए 50%, यानी कि अभी अगर आप देखोगे तो 26% ही हम अपने भारत यानी कि 2020 से 2026 तक हमने 26% अपने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। हम आयात अब नहीं करते। देखिए, आयात 50 बिलियन डॉलर से अधिक है। घरेलू विकल्प तैयार हुए सामान जो या तो अभी भारत में नहीं बनते या बहुत कम मात्रा में बनते हैं, अब उन्हें सब भारत में ही बनाने की तैयारी है। सीमित और व्यवहारिक लक्ष्य, भारत अपने कुल आयात का सब कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। लगभग अभी अगर आप देखोगे तो 26% आज भी है हम, लेकिन आने वाले समय में इसे 50% तक ले जाने के लिए ये जो हाई पावर कमेटी है इसका गठन किया गया है। किन किन वस्तुओं पर ध्यान रहेगा, देखिए, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और स्पेशलिटी स्टील जमीन पर कैसे उतरेगा। इसे बड़े फैसले को हकीकत में बदलने के लिए सरकार के कई स्तरों पर काम कर रही है। जैसे राज्यों की भूमिका, केंद्र राज्य सरकारों ने कई हाथ मिलाकर इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित किए, यानी कि ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वो पूरे भारत के स्टेट्स ने कैसे विकसित किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम है, कंपनियों को मंजूरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की तर्ज पर राज्य की साथ एक व्यवस्था बनाई गई है। सब्सिडी और इंसेंटिव, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट और प्रोडक्शन लिंक स्कीम, देखो जो मेक इन इंडिया है उसको पीएलआई स्कीम के तहत ही ज्यादा जो स्ट्रॉन्गनेस है वो प्रदान की गई है। इस पहल से न केवल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा बल्कि देश के भीतर लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। कितने हैं टोटल, याद रखना 1272 ऐसे प्रोडक्ट हैं। अगर हमने ये कर लेते हैं तो 50% से ज्यादा हमारे जो इंपोर्ट्स बिल है वो कम
हो जाएंगे, और अगर हम आज देखें तो 26% के आसपास ये है। अब आप कहोगे कि क्या इससे हो जाएगा, क्या और भी है? हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत के द्वारा अपना जो डिफेंस है इसके लिए भी कार्य किया जा रहा है, साथ ही साथ में जो एपीआईज है उनके लिए भी अलग से कार्य किया जा रहा है। मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप यहां देखेंगे तो आप समझिए, भारत से अगर देखोगे तो जो एपीआई होते हैं यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, आप जानते हैं कि जब मेडिसिन बनाई जाती है तो एपीआईज जो है वो उसकी रॉ मटेरियल होता है, और भारत इसके लिए चाइना पर निर्भर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मुख्य और सक्रिय हिस्सा होता है ये, जब आप सिर दर्द के लिए पैरासीटामोल 500 mg की टेबलेट खाते हैं तो उस पूरी टेबलेट को केवल दो चीजें होती है, पहला होता है एपीआई और दूसरा होता है एक्सीपेंट्स। देखिए, रासायनिक रूप से तैयार किया गया असली जो पैरासीटामोल पाउडर है जिसको सिरदर्द और बुखार को ठीक करने में कार्य करता है। अब आता है निष्क्रिय हिस्सा, यानी कि सक्रिय हिस्सा, निष्क्रिय हिस्सा। टेबलेट को आकार देने वाले बेस, बाइंडिंग एजेंट्स और रंग, ठीक है, जैसे कि स्टार्च हो गया, लैक्टोज हो गया, ये बीमारी को ठीक करने में कोई योगदान नहीं देते हैं। बिना एपीआई के कोई भी दवा सिर्फ एक बिना असर के पाउडर के बराबर ही होती है। लेकिन आप जानते हैं कि बल्क ड्रग भी कहा जा सकता है, जो ऐसी दवाई हैं जिन्हें हम खाते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? बल्क ड्रग कहते हैं। और आप समझ सकते हैं कि ये जो बल्क ड्रग है भारत में, इसका भी एक बहुत बड़ा जो है स्कैम है। अब देखिए, चीन में एपीआई का उत्पादन इतना ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मैंने जैसे कि बताया, भारत का लगभग अगर देखोगे मोर देन 50% हम एपीआईज के लिए इनके ऊपर निर्भर थे। अब आपको आप जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत ने इसका भी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भारत सरकार के द्वारा किस तरीका से निवेश किया जा रहा है। देखिए, चीन वैश्विक स्तर पर एपीआई का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के लगभग 40% एपीआई बाजार पर उसका नियंत्रण रहा है। चीन के इस दबदबे के पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला, भारी सरकारी सब्सिडी। चीन की सरकार ने दशकों पहले से एपीआई निर्माताओं को सस्ती जमीन, टैक्स में भारी छूट और बहुत कम ब्याज दर पर लोन देना शुरू कर दिया था। अगर आप देखिए, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है? चीन में एपीआई बनाने वाली फैक्ट्रियां बहुत विशाल है। जब कोई चीज बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जाती है तो उसका प्रति किलोग्राम कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। सस्ते और प्रचुर कच्चे माल। एपीआई बनाने के लिए जिन शुरुआती रासायनिक यानी कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, जिन्हें हम केएसएम कहते हैं, सॉल्वेंट की जरूरत होती है, चीन के पास उनके जो है विशाल बुनियादी ढांचा और भंडार भी है। देखिए, नरम पर्यावरण नियम। अतीत में चीन में प्रदूषण नियमों में ढील दी गई थी, जिसका मैंने पहले भी बताया है कि अमेरिका और यूरोप की जो कंपनियां हैं वो भाग भाग कर चाइना क्यों गई थी 90 के आसपास। अगर आप देखोगे तो उन्हें यह लगता था कि चाइना हमारे लिए एक रॉ मटेरियल और प्रदूषण को कंजप्शन करने वाला एक साधन बनकर रह जाएगा। लेकिन ये उनकी जो भूल थी उन पर उल्टी पड़ चुकी है। और अब आप देखते होंगे कि अमेरिका कहता घूमता है कि हम भारत के साथ तो चाइना वाली गलती नहीं कर सकते, लेकिन आप भारत को नहीं रोक सकते। आप इस तरह के दंगे करा सकते हैं, आप इस तरह की पार्टी बना करके भारत में एजिटेशन करा सकते हैं, लेकिन भारत को नहीं रोक सकते। बेशक कुछ भी हो, समय लग सकता है, लेकिन भारत को नहीं रोक सकते। भारत के अंदर एपीआई का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये आप देखिए, भारत जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सारे कार्य, देखिए फर्मेंटेशन है, केमिकल सिंथेसिस है, ये सारे कार्य भारत के अंदर लगातार जारी हैं। अगर आप भारत का सिर्फ सोच रहे हो आपकी नहीं जी इसी से हमारे इंपोर्ट बिल्स कम हो जाएंगे, नहीं, इसके लिए आप देखोगे भारत सरकार के द्वारा डिफेंस सेक्टर के अंदर भी और साथ ही साथ स्पेस सेक्टर के अंदर भी काम किया गया है। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत का वर्तमान रक्षा निर्यात अगर देखोगे तो 38,424 करोड़ रुपए का सर्वाधिक उचित स्तर पर पहुंच गया है। भविष्य के लक्ष्य की बात करें तो भारत सरकार ने 2029-30 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक का सालाना पहुंचाने का जो टारगेट है वो रखा हुआ है। निर्यात में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात सिर्फ 686 करोड़ था, जो कि अब 55 गुने से बढ़कर 38,424 करोड़ हो गया है। भागीदारी इसमें कुल निर्यात में कंपनी यानी कि जो डीपीएसयूज है उनकी 54% है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 45.16% है। दुनिया भर में विस्तार है। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के लिए जो हथियार है, सुरक्षा उपकरण और सैन्य प्रणाली का निर्यात कर रहा है। अब याद रखना कि ये जो भारत निर्यात करता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी है इसमें। इसका मतलब ये है कि जिस तरीका से आप मानिए कि रूस S-400 बनाता है, तो रूस जब S-400 बनाता है तो उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो कुछ तो यूरोप से आते हैं, चाइना से आते हैं और दुनिया भर के जो देश हैं उनसे आते हैं। तो इससे क्या है, हम एक सप्लाई चेन के अंदर जाते हैं। 80 से अधिक ऐसे देश हैं भारत जिनके लिए ये कंपोनेंट्स भेजता है या फिर जो पूरी की पूरी जो डिफेंस के जो पार्ट्स हैं
वो भेजता है और डिफेंस उपकरण भी भेजता है। देखिए प्रमुख रक्षा उत्पादन क्या करता है, ब्रह्मोस करता है मिसाइल के रूप में, आकाश मिसाइल के रूप में, और जो पिनाका सिस्टम है रॉकेट लॉन्चर के रूप में, बहुत सारी है। जैसे आप देखेंगे एडवांस टैग आर्टिलरी जो गन है ATAGS जो है वो बड़े सिस्टम में शामिल है। मुख्य खरीदार देश है भारत की रक्षा उत्पादन की खरीद के लिए अर्मेनिया होगा, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि आदि देश इसके अंदर शामिल है। तो बताने का जो तात्पर्य ये है कि भारत का जो है ना सिर्फ हम अपने इंपोर्ट्स बिल कम कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कम हो जाएगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट कम होने से जैसे कि आप जानते हैं कि डॉलर के ऊपर निर्भरता कम होगी और हमारे पास पर्याप्त जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो रहेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर दुनिया के अंदर किसी तरीका का कोई भी अगर अचानक से कोई बहुत इमरजेंसी आती है तो हमारा जो रुपया है वो बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि हमारा जो RBI है वो मार्केट में, या हम कहते हैं ना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसके तहत बहुत सारा डॉलर रिलीज कर देगा, क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत सारा रिजर्व है और हमारे इंपोर्ट्स जो है वो डॉलर पर निर्भर नहीं है। इसीलिए आप देखोगे जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, वैसे वैसे ही आप ये भी देखेंगे कि भारत का जो रुपया है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा और दुनिया के अंदर डॉलर की वजह से जिस तरीका के फ्लक्चुएशंस आते हैं, जिस तरीका के उतार चढ़ाव आते हैं और तेजी से जो रुपया की वैल्यू गिरती है वो आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप और इसमें देखेंगे कि भारत सरकार और क्या कर रही है, अब ये कि इसके लिए भी हम बहुत ज्यादा निर्भर है परमानेंट मैग्नेट यानी कि रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। अगर हम ये भी हम आयात कम करते हैं तो सीधी सी बात है कि इससे भी हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर कम असर पड़ेगा। देखना सरकार ने क्या किया है, परमानेंट मैग्नेट सरकारी योजना, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल नवंबर 2025 में सिंडर्स रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं REPM यानी कि स्कीम टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिंट्रैक्ट रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। देखिए कुल बजट कितना है, 7280 करोड़ रुपए का प्रावधान है। योजना का लक्ष्य क्या है, भारत में जो प्रति वर्ष लगभग 6000 मीट्रिक टन MTPA एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट जो है बनाने में विनिर्माण क्षमता स्थापित है। फंडिंग को बढ़ावा है 6450 करोड़ रुपए मैग्नेट की बिक्री पर अगले 5 वर्ष के लिए सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स के रूप में दिए जाएंगे और 750 करोड़ रुपए विनिर्माण प्लांट जो है स्थापित करने के लिए कैपिटल सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। संचालन अवधि, यह योजना कुल 7 वर्षों के लिए लागू की गई है, 2 साल प्लांट लगाने की अवधि और 5 साल इंसेंटिव वितरण के लिए है। मुख्य उद्देश्य है चीन पर अपनी निर्भरता कम करना और सारा मत बस यही है कि हम भारत सरकार यही कर रही है कि हम कम से कम आयात करें और ज्यादा से ज्यादा निर्यात करें, यानी कि दूसरे देशों को ज्यादा भेजें और दूसरे देशों से कम मंगाएं, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ रिलायंस होने का कार्य करें और आत्मनिर्भर भारत जो है इसी की दिशा में एक कदम है। अगर आप यही देखेंगे तो तीसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंपोनेंट आता है वो आता है हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का। अगर हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को अपने ही आप इसको हम कर लेते हैं, यानी कि अधिक से अधिक हम अपने ही देश में, अगर देखिए क्रूड ऑयल जो है वो ऐसा नहीं है भारत के पास में कोई बहुत ज्यादा पर्याप्त है, लेकिन हाँ अगर आप इसकी रिफाइनिंग पावर देखोगे तो दुनिया में अनपैरेलल है भारत, तो उसकी वजह से हमारा जो निर्भरता है वो कम है। लेकिन बात वही है कि भाई क्रूड ऑयल के ऊपर तो निर्भरता है ना, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया है इसे देखिए। भारत सरकार के मुख्य लक्ष्यों में फ्यूल के आयात को कम कर भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना है। इस मिशन के पूरी तरह सफल बनाने के लिए सरकार अलग अलग स्तरों पर काम कर रही है। अगर आप देखेंगे तो समय सीमा और लक्ष्य क्या है, 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंट भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुसार भारत जब अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, यानी कि 2047 तक देश के कच्चे तेल और ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता पूरी तरीका से खत्म या फिर न्यूनतम हो जाएगी। अब देखिए इससे 2 फायदा है। पहला क्या है, पहला तो फायदा यह है कि भाई हमारा जो इंपोर्ट्स बिल है वो कम हो जाएंगे, लेकिन दूसरा फायदा क्या है कि ये हमारी जो डिप्लोमेसी है, अब जब हम कहते हैं ना कि हमारी जब सॉवरेनिटी की बात आती है तब इस पे देखिए, अगर आप देखेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर वहां पे ब्लॉकेड होता है तो भारत के अंदर कोलहम मच जाता है कि सरकार क्या कर रही है। तो हमारा जो देश है उसकी निर्भरता अगर दूसरों पर कम होगी तो हमारे पास लीवरेज ज्यादा होगा, हमारे पास ज्यादा सॉवरेनिटी होगी, हमारे पास ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होगी और भारत सरकार ना सिर्फ पैसे घटाएगी बल्कि साथ ही साथ में अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको भी दूसरों के ऊपर से कम करने वाली है। अब देखना 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य
लक्ष्य। भारत ने वैश्विक मंच पर 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करने के लिए संकल्प लिया है। याद रखना, यानी कि हम फॉसिल फ्यूल को कम यूज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 100 गीगावाट का, याद है आपको, 100 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी हम प्रोवाइड जो है उत्पादन करेंगे। और आपने देखा होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर उसी के तहत अगला कदम था, जो हमने 2 महीना पहले, आप जानते होंगे कि हम अब थ्योरियम से ही यूरेनियम बनाएंगे और यूरेनियम से फिर दोबारा से हम पावर जनरेट करेंगे। इसके तहत जीवाश्म ईंधन की तरह, यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है उनकी जगह हम ग्रीन एनर्जी को देंगे। 2030 तक के मध्यकालीन लक्ष्य क्या है? वर्ष 2030 तक भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा और अपनी 50% बिजली की जरूरत को रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर करेगा। सरकार के लिए क्या कदम उठा रही है? देखिए, सरकार ये कदम उठा रही है कि हम 2047 तक न्यूनतम अपना जो है दूसरे के ऊपर निर्भर हो, यानी कि मिडिल ईस्ट हो या फिर हम तो आप जानते हैं कि 44 से 50 कंट्री ऐसे हैं जहां से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, एलएनजी मंगाते हैं या सीए, इस तरीका की जो है हम ऊर्जा मंगाते हैं। देखिए, 20% एथेनॉल मिश्रण, सरकार ने देश भर में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। दूसरा क्या है? E85 ईंधन और कुकिंग। भविष्य के लिए सरकार E85 ईंधन यानी कि 85 एथेनॉल और रसोई गैस एलपीजी के आयात को कम करने के लिए एथेनॉल से चलने वाले स्टोव पर विचार कर रही है। तीसरा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार ने चलाया हुआ है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन वैश्विक हब बनाने के लिए, और आप जानते हैं पहली ग्रीन यानी कि हाइड्रोजन आधारित ट्रेन भी चल चुकी है। 19,744 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य है रिफाइनरियों, स्टील उद्योग और भारी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले डीजल और गैस ग्रीन को हाइड्रोजन से बदलना। इलेक्ट्रॉनिक वाहन ईवी, देखिए फेम स्कीम, FAME फेम स्कीम और PLI योजना सरकार के इलेक्ट्रॉनिक कार और 2 व्हीलर्स और कॉमर्शियल बसों के निर्माण और खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है। लक्ष्य यह है कि भविष्य में सड़कों पर गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत ना पड़े। वैकल्पिक और अल्टरनेटिव फ्यूल्स क्या है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार मेथनॉल, बायो CNG, बायो LNG और पराली कचरे से बनने वाले ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विमानन क्षेत्र अगर देखोगे तो जो एविएशन फ्यूल भी जरूरत होती है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल SAF की ब्लेंडिंग पर भी नीति बनाई जा रही है। अब देखिए, कड़े माइलेज और वाहन मानक जो है सरकार ने ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए नए कड़े ईंधन खपत मानक जो है स्टैंडर्ड तैयार किए हैं और सरकार धीरे धीरे से E20 और E85 पर विचार कर रही है। तो इससे क्या होगा? एक तो हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों से कम हो जाएगी और साथ ही साथ भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो भी बनेगी। अब देखिए, यहां पर मैंने वही है कि 189 अरब का यानी कि $189 बिलियन का आत्मनिर्भर भारत का महायात्रा शुरू हो चुकी है। 2020 में ये कार्य शुरू हुआ था और अभी 2026 के अंदर क्या क्या कार्य किए हैं, डिफेंस और आप जानते हैं एरो स्पेस हो या फिर एनर्जी पर हम निपटते या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स, परमानेंट मैग्नेट या फिर हाइड्रोजन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल है, क्रूड ऑयल है, इनके लिए हम बहुत ज्यादा निर्भर है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो 26% हम सेल्फ रिलायंस है और भारत सरकार इसे पहुंचाने वाली है। 1272 कुछ प्रोडक्ट आपने देखे कि उनकी वजह से भारत जो है ये करेगी। देखिए, दाल और खाद पर फोकस है। अगले 3 वर्षों में खाद, तेल और फर्टिलाइजर में 30% की कमी का लक्ष्य रखा गया है। इसे भी आप देखेंगे। आत्मनिर्भर भारत के 6 साल और सतत रणनीति और भविष्य का ठोस रोड मैप क्या कहता है, इसे देखिए। शुरुआत 2020 के अंदर की गई थी, आप जानते हैं, और उसके बाद में ये सारा ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं। पहला चरण किस तरीका से रखा गया था? फार्मा और रक्षा क्षेत्र में 2020 से 2025 के बीच किस तरीका से फार्मास्यूटिकल्स यानी कि बल्क ड्रग्स और APIs के लिए PLI स्कीम, रक्षा उत्पादन के लिए देखिए आंकड़े 1.78 करोड़ का रिकॉर्ड स्तर पर अभी हमने निर्यात किया है। परिणाम है, भारत अब वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के तीसरा सबसे बड़े AI उत्पादक बन चुका है। हम भी कितने बन चुके हैं? तीसरा सबसे बड़ा API उत्पादक भारत भी बन चुका है। अगर आप सोचिए भारत का जो साइज है, भारत का जो आकार है, जो पोटेंशियल है, हम जल्दी ही चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं। आने वाले 10 साल का विंडो है। देखिए, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए 2020 में ये खोल दिया गया था और जब से ये खोला है उस समय से दिन दुगनी रात चौगनी हम आगे बढ़ रहे हैं डिफेंस और स्पेस सेक्टर में। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए देखिए नवंबर 2025 कैबिनेट की मंजूरी 7280 करोड़ रुपए का निवेश और 5 यूनिट्स जो है भारत के अंदर लगाई गई हैं, जो प्रति वर्ष 6000 टन परमानेंट मैग्नेट उत्पादन करेंगी। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए आप जानते हैं कि अभी बजट के अंदर भी कॉरिडोर बनाए गए हैं 5 स्टेट्स को लेकर के 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को किस तरीका से बढ़ावा दिया जा रहा है वो आपने देखा। उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत का मैक्रो आयात फाइनल जो है राउटर्स का डेटा क्या दिखाता है, इसे देखिए।
51 बिलियन तत्कालीन क्रिटिकल फोकस, लगभग 100 उत्पाद जैसे कि ईवी, सोलर पैनल और टेक्सटाइल, जूते, ये 189 बिलियन 1272, ये 12,000 नहीं है, ये 1272 है। कितने हैं? 1272 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमने लक्षित किया है और अपना 50% से ज्यादा का हम ये करेंगे। देखिए सैद्धांतिक रूप से प्रतिस्थापन और लगभग 775 बिलियन डॉलर का कुल वार्षिक आयात का लक्ष्य जो है हमने रखा है। और ये वार्षिक लक्ष्य है तो हमारा 1 ट्रिलियन डॉलर का है। कितना? 1 ट्रिलियन डॉलर का हम निर्यात करेंगे। और आप जानते हैं कि लगभग अभी 789 कुछ इसी तरीका से अभी है हमारा। देखिए ना, 189 बिलियन का मास्टर जो स्टॉक है वो किस तरीका से लिया गया है स्टेट के साथ मिलकर के, ये गलत है, ये 1272 है। देखना यहाँ पर भारत में उत्पादन शून्य नगण्य हो, घरेलू क्षमता विकसित करने की गुंजाइश है। ये देखिए फाइनेंशियल ईयर में किस तरीका से 26% का जो हिस्सा है वो हमने कर लिया है और बाकी हम 74% वो भी करने जा रहे हैं। प्रतिस्थापन साध्यता मैट्रिक्स देखिए, कच्चा तेल, सोना, विशिष्ट क्रिटिकल मिनरल्स, फोकस क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए ये वाले हैं अल्प अवधि में। और ये देखिए एक्सनेबल हमने क्या किए, दालें, हम दालों के लिए हम आयात करते हैं, खाद्य तेल, फर्टिलाइजर, एपीआईज और डिफेंस पार्ट्स, ये सब कुछ हम करने वाले हैं। आगे देखना, सरकार का अगले 3 वर्षों में इन फोकस सेक्टर्स को आयात में 30% तक की कमी करना है, समझ गए, और निर्यात को बढ़ावा देना है। क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन किस तरीका से हो रहा है? केंद्र राज्य सरकार एक साथ मिलकर के कर रही है और मैंने बताया कि पीएमओ के अंदर एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका नेतृत्व किसके हाथ में दिया गया है? आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास। और देखिए सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और स्टैंप ड्यूटी में छूट दी जा रही है, मतलब इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं ताकि जैसे आप देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस दी जा रही है। तो ये सारे मिलकर के क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि भाई भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर बनाया गया है और शुरू में आप देखोगे तो 1000 रुपए का जो करोड़ का आवंटन इसमें, सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर्स देख लीजिए, राज्य द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस आदि आदि, यहाँ पे फिर वही आ रहा है, यानी कि 1272 है ये। देखिए सप्लाई चेन और रोजगार, घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और प्रतिस्थापन बढ़ेगा, और वो सारे मैंने आपको बताया फायदा क्या क्या होंगे। विदेशी मुद्रा बचत होगी और रुपया जो है वो मजबूत हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, इंडियन रुपीस जो है वो मजबूत हो जाएगा, दबाव कम पड़ेगा। अगर और मेरे पास अगर इसमें कुछ है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये मैंने आपको बता दिया मेडिसिन किस तरीका से बनाई जाती है और उसमें इसकी क्या भूमिका है, ये भी हो गया। भारत का डिफेंस हो गया, परमानेंट मैग्नेट हो गया, भारत सरकार की जो फ्यूल पॉलिसी भी हो गया। तो फ्रेंड्स यही था आज का लेक्चर और मैंने इसके अंदर बताया कि भारत सरकार 2 ही कार्य कर रही है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है और इंपोर्ट्स को कम कर रही है। ताकि क्यों कर रही है? ताकि जो हमारा बीओपी है यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको क्या करा जा सके, कम किया जा सके। और क्योंकि 280 बिलियन डॉलर है, कितना? 280 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो इसे जितना हम कम करेंगे रुपए के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो सुनिश्चित होगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय